हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड से रिलेटेड जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट हम 4 लेके आए हैं, या क्लास 4 बोल सकते हैं आप। ठीक है, और आज के क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा होगा और आप अपनी जो है तैयारी को जांच सकते हैं कि क्या तैयारी आपकी चल रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर, मतलब एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन 1 है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, मतलब कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। नहीं, बिल्कुल नहीं। टीचर को क्लास में सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए थोड़ी ना रखा जाता है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, टू बी अ पंक्चुअल इन अ क्लासरूम। पंक्चुअल होने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए टीचर है, क्लास में टाइम टू टाइम आता है, टाइम से आता है, टाइम से जाता है, और वो कुछ भी नहीं पढ़ाता, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। ऑप्शन 3 में देखते हैं क्या कह रहा है, टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल ठीक। एक टीचर के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि वो बच्चों की कठिनाइयाँ जो आ रही हैं लर्निंग में, चाहे आ रही है, चाहे किसी भी प्रकार की आ रही हो स्कूल में या क्लास में, उसको दूर करना जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है एक टीचर के लिए। ऑप्शन 4 में कहता है अच्छा वक्त बनाना। अच्छा वक्त बनाने के लिए जो है एक टीचर का महत्वपूर्ण कार्य थोड़ी ना है कि वो बच्चों को जो है अच्छा वक्त बना के दे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, उसके जो है कुछ बिंदु दिए होंगे, बिंदु के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में वो कैसे करेंगे हम। आइडेंटिफाई द फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन एन इंस्टीट्यूट, मतलब किसी स्कूल में जो है पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट के संबंध में जो है शिक्षण को क्या प्रभावित करते हैं, कि मान लीजिए किस प्रकार से जो है कौन कौन से प्रभावशाली कारक हैं जो एक स्कूल में जो टीचिंग हो रही है उसको प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन 1 है द कंटेंट विच टीचर मेक अ क्लियर प्रेजेंटेशन, मतलब वो कंटेंट प्रभावित करता है जो टीचर बच्चों के सामने रख रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई ऐसा नहीं होता कि जो टीचर पढ़ा रहा है, जो कंटेंट रख रहा है, वो जो है टीचिंग को प्रभावित करता है। नहीं। ऑप्शन 2 है, मतलब पॉइंट 2 है द स्कोप फॉर शेयरिंग एंड ओपन डिस्कशन विद इन अ क्लासरूम एंड द इंस्टीट्यूशन एज सच, मतलब जो टीचर क्लास में जो है डिस्कशन कर रहा है बच्चों के साथ और विचारों को साझा कर रहा है, खुली चर्चाएं हो रही हैं, वो प्रभावित करता है पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट किससे बनेगा? ओपन डिस्कशन करेंगे, विचारों की जो है साझा होगी इसमें। ठीक है, तो पॉइंट सेकंड ठीक है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है टीचर मास्टरी ऑफ द कंटेंट एज रिफ्लेक्टेड इन आंसरिंग स्टूडेंट एंड क्वेश्चन, मतलब जो टीचर की जो मास्टरी है कंटेंट पे, और वो जो है बच्चों को जो फीडबैक दे रहा है, जैसे बच्चे ने कोई क्वेश्चन पुटअप किया टीचर से, तो वो जो उसका फीडबैक दे रहा है उससे जो है पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन नहीं, पॉइंट सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा फोर्थ में कह रहा है स्कूल संस्था व कक्षा में सकारात्मक प्रबलन का बार बार प्रयोग किया जाना। बार बार प्रयोग करने से ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है टीचिंग पे। ठीक है, एनवायरनमेंट जो बन रहा है टीचिंग लर्निंग का, उस पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसका बार बार प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपका सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है ऑप्शन सेकंड में देखने को मिलेगा आपको, तो ऑप्शन सेकंड जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का एक अनिवार्य गुण क्या है, मतलब एक जो अच्छा टीचर है उसके जो है कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा गुण है, क्या है। तो
फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर के पास स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज है तो वो जो है अच्छा टीचर है। मान लीजिए उसका कम्युनिकेशन अच्छा ना हो तो ये कमी हो गई ना, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन है आपका पढ़ाने में सच्ची रुचि, ठीक है, जेन्युइन इंटरेस्ट इन अ टीचिंग, मतलब बिल्कुल ठीक। अगर टीचर की पढ़ाने में अच्छी रुचि है ये सबसे अच्छा गुण है, इससे बच्चों की जो है लर्निंग इम्प्रूव होती है। ऑप्शन थर्ड है लैंग्वेज फ्लुएंसी, भाषा प्रवाह। मान लीजिए एक टीचर के पास लैंग्वेज फ्लुएंसी है, भाषा प्रवाह मतलब वो स्पीड से बोलता है, अच्छी बोलता है, तो उससे अगर मान लीजिए कंटेंट उसके पास नॉलेज नहीं है तो क्या वो अच्छी तरीके से पढ़ा पाएगा? बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 है गुड प्रेजेंटेशन। गुड प्रेजेंटेशन भी ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक टीचर के लिए क्या है? पढ़ाने में सच्ची रुचि होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर, इसको भी पढ़ लेते हैं। इससे जो है इसी तरीके से अगर और भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप उनको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। पढ़ते हैं, शिक्षण जुनून का एक पेशा है, ठीक है। इसमें अमीर बनने या सत्ता पाने के लिए कोई भी शिक्षक नहीं बनता, लेकिन आजकल के टाइम में ये सही है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं आगे। लोग शिक्षक बनते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान साझा करने के लिए एक प्रेम और वे आत्मविश्वास, मूल्य और उनमें सीखने का प्यार पैदा करना चाहते हैं, कि मतलब जिससे लर्निंग अच्छी हो सके। इसके अलावा यह विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए और भी सही है, मतलब जो स्पेशल एजुकेटर है उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए जो है शिक्षण में सच्ची रुचि सबसे अच्छे शिक्षक का एक अनिवार्य गुण है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है इसके ऊपर जो है आपको पॉइंट भी देखने को यहाँ पर मिल गया है। और इसके अलावा यहाँ दिया हुआ नोट में मजबूत विषय ज्ञान, भाषा प्रवाह, अच्छी प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ शिक्षण के अन्य गुण हैं। मुख्य तो यही है ऊपर वाला, और बाकी जो है अन्य गुण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति अप्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित करेगी? यानी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग विल एनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग। इनडायरेक्ट लर्निंग कब होती है? जब टीचर एंड स्टूडेंट एक साथ एक जगह बैठकर लर्निंग ना कर रहे हों, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट लर्निंग होगी, ठीक है। डायरेक्ट लर्निंग में क्या होगा? जहाँ पर टीचर प्रेजेंट है और स्टूडेंट भी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन ए है लेक्चरिंग विद द एग्जाम्पल। लेक्चरिंग विद द एग्जाम्पल, जब कोई टीचर होगा लेक्चर देगा और एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएगा बच्चों को, तो वहाँ पर बच्चे बैठे होंगे और यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट लर्निंग होगी, इनडायरेक्ट नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक नहीं है। सेकंड ऑप्शन है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग होता है कि इसमें टीचर जो होते हैं एक साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम पे। जैसे कभी मैथ्स का टीचर आया, कभी साइंस का टीचर आया, कभी मैथ्स और साइंस के दोनों टीचर साथ में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। ये टीम टीचिंग है, तो इसमें भी डायरेक्ट लर्निंग हो रही है क्योंकि बच्चे और टीचर दोनों इन्वॉल्व हैं। थर्ड ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अ सब्जेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि टीचर कोई भी ठोस वस्तु या कोई भी चीज़ करके जो है दिखा रही है। जैसे पोएम अगर टीचर पढ़ाती है प्राइमरी लेवल पे, तो वो गा के पढ़ाती है और थोड़ा सा एक्शन करके पढ़ाएगी, तो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, ठीक है। तो इसमें भी बच्चे क्या हो रही है? बच्चों की डायरेक्ट लर्निंग हो रही है। इनडायरेक्ट लर्निंग होती है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में, सहयोगपूर्ण परियोजनाओं में जो है आपकी इनडायरेक्ट लर्निंग होती है। उसका रीज़न ये है कि सहयोगात्मक जो है लर्निंग में क्या होता है, बच्चे जो है दूर दूर रहते हैं, इसमें टीचर या स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। बच्चे बच्चे होते हैं और वो एक साथ जो है लर्निंग करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये इनडायरेक्ट जो है लर्निंग का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अलावा आपको जो है ये प्रत्यक्ष शिक्षण विधि और अप्रत्यक्ष जो है शिक्षण विधि दी हुई है। मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं? व्याख्यान का यूज़ करते हैं, प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन का यूज़ करते हैं, और आमने सामने अंतःक्रिया में संकलन करता है। संकलन मतलब इसमें टीचर एंड स्टूडेंट का रोल बढ़ जाता है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष में देखते हैं। अप्रत्यक्ष
इस प्रकार से शिक्षण विधियों में रोल प्ले आ जाता है, प्रोजेक्ट आ जाता है, असाइनमेंट आ जाता है, पूछताछ यानी इंक्वायरी मेथड आ जाता है, या अन्य ऐसी गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और अप्रत्यक्ष विधि मूल रूप से शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, जिसमें स्टूडेंट जो है एक साथ मिलकर सीख रहे होते हैं और अपने लर्निंग के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी उनकी जिज्ञासा है, जितना वो पढ़ना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें जो है इनडायरेक्ट लर्निंग में बच्चों का जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है। और टिप्पणी में देख लेते हैं उदाहरण के साथ व्याख्यान, टीम शिक्षण और किसी विषय पर प्रदर्शन, सभी 3 विधियां जो है प्रत्यक्ष विधि हैं और शिक्षार्थी केंद्रित है। ये भी याद रखना कि वो जो है टीचर सेंटर्ड जो है मेथड है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन है द एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन बाय द चिल्ड्रन मेकिंग यूज ऑफ हिज प्रीवियस नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। मतलब बच्चा जो है किसी समस्या को हल करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का यानी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ कर रहा है और उसको नई स्थिति में यूज़ कर रहा है। मतलब प्रीवियस सीख रखा है उसने कुछ और उसको जो है न्यू सिचुएशन में यूज़ कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एनालाइज यानी विश्लेषण कर रहा है वो। ऑप्शन 2 है सिंथेसाइज यानी संश्लेषण कर रहा है। संश्लेषण मतलब इकट्ठी कर रहा है चीज़ों को। ऑप्शन 3 है एप्लीकेशन अनुप्रयोग, मतलब उसका यूज़ कर रहा है। ऑप्शन 4 है नॉलेज यानी ज्ञान। ये जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी है। मैंने इस क्वेश्चन पे चर्चा भी की थी पिछली वाली सीरीज़ में, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इस सीरीज़ में थोड़ा अलग से मैं बताऊंगा, ठीक है, कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी एक्चुअल में थी क्या। ठीक है, डिटेल में ना सही लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है एप्लीकेशन है, यानी बच्चा जो है न्यू सिचुएशन में, जब कोई बच्चा जो है पुराने सीखे हुए ज्ञान को न्यू सिचुएशन में अप्लाई करता है, उसका यूज़ करता है, तो उसे एप्लीकेशन कहते हैं। तो ये जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी है। सबसे पहले लेवल पे आता है रिमेंबरिंग यानी याद रखना। दूसरे लेवल पे आता है अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। तीसरे लेवल पे आता है एप्लीकेशन यानी किसी सिचुएशन में किसी चीज़ को अप्लाई करना। चौथे में आता है एनालाइज, ठीक है, एनालाइज करना या विश्लेषण करना। और पांचवे लेवल पे आता है इवेल्युएशन करना, मतलब मूल्य आंकता है बच्चा, 2 चीज़ों में डिफरेंस करके उसका मूल्य स्थापित करता है। और 5वां लेवल है क्रिएटिंग, मतलब सिंथेसाइज करता है, उसको जोड़ता है। कोई रिकॉल कर पा रहे हैं, फैक्ट वगैरह को याद कर पा रहे हैं, जैसे कल के मैच में सबसे लंबा सिक्सर किसने मारा था वो याद कर पा रहे हैं, याद है अभी आपको, तो रिमेंबर है वो आपको। ठीक है, मेमोराइजेशन आती है इसके अंतर्गत। डिफाइन आता है, किसी चीज़ को डिफाइन कर दो। आपने रट्टा मार रखा उसको डिफाइन कर रहे हो तो आपको जो है रिमेंबरिंग लेवल पे हैं आप। अंडरस्टैंडिंग लेवल तब आता है जब किसी आइडियाज़ को आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या कॉन्सेप्ट को जो है आप अच्छे से बता पा रहे हैं या डिस्कस कर पा रहे हैं, तो आप जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि जो आपकी बुक 12th में बुक रहती थी उसमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन होते थे, ठीक है, हॉट से जिसे बोलते थे, ठीक है, हाई क्वालिटी के क्वेश्चन होते थे, वो क्रिएटिंग से बनाए जाते थे, ठीक है, अच्छे लेवल के होते थे। इसके अलावा एप्लीकेशन क्या है? यूज़ इन्फॉर्मेशन इन अ न्यू सिचुएशन। पिछले क्वेश्चन में भी यही था कि बच्चा क्या कर रहा था, नई स्थिति में सीखी हुई चीज़ों को प्रयोग कर रहा था, ठीक है, तो इसीलिए जो है एप्लीकेशन में आया है ये। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगे? एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज़ को यूज़ करना, डेमोस्ट्रेट कर रहा है अगर कोई व्यक्ति किसी नई सिचुएशन में सीखी हुई चीज़ों को, तो वो क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है। एनालाइज कर रहा है, एनालाइज करना मतलब किसी चीज़ को जो है ऑर्गेनाइज करना, कंपेयर करना, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? एनालाइज करना। इवेल्युएट करना यानी जस्टिफाई करना उसको, ठीक है, दोनों को जो है कंपेयर करने के बाद उसको लिखना, सेलेक्ट करना, जज करना। जैसे आप गए साड़ी की दुकान पे या पैंट शर्ट की दुकान पे, उसमें आपने कपड़े देखे और किसी 2 कपड़ों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना हो, तो जब आप सेलेक्ट कर रहे हो
तो वो एनालाइज कर रहे हो कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। और अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ जो ये वाला कपड़ा है वो अच्छा है और आपने कहा भैया ये दे दो, तो आपने क्या किया, इवेल्युएट कर लिया, उसको जज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, सपोर्ट कर लिया। ठीक है। क्रिएटिंग में बेसिकली होता क्या है, आपने किसी चीज़ को सीखा, उसको जो है मान लीजिए आप मैथ्स के टीचर बने, आपने मैथ्स के नए फॉर्मूलेस क्रिएट किए। ठीक है। तो वो जो है कंस्ट्रक्ट करना इसके अंतर्गत आता है, डेवलप करना आता है। ठीक है, चीज़ों को। तो ये था ब्लूम की टैक्सोनॉमी, BS ब्लूम ने दिया था। इसको आप DLED में डिटेल में भी पढ़ेंगे। और इसमें जो है कॉग्निटिव जो है ये संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र है ये सभी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, NCF से था। और अगर आप NCF पढ़ेंगे तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। NCF का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 स्ट्रांगली रिकमेंड दैट टीचिंग ऑफ EVS एट प्राइमरी स्टेज शुड बी प्राइमरी एम एट। मतलब NCF के अनुसार, जो 2005 में आया था NCF, उसके अनुसार उसने अपने उद्देश्यों में क्या रिकमेंड किया है। ठीक है, उसके क्या उद्देश्य हैं मेन। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये उद्देश्य में नहीं था उसके। सेकंड ऑप्शन है मेमोराइजिंग हमेशा जो है एक नेगेटिव चीज़ है, याद रखना। अगर कहीं पे आपको किसी ऑप्शन में मेमोराइजेशन लिखा आ रहा है तो उसको काट दीजिएगा हमेशा के लिए। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ ऑफ आउटसाइड स्कूल, मतलब बच्चे के स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। ये जो है NCF का एक मेन उद्देश्य था। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है बुद्धिमत्ताओं के सिद्धांत में से एक नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। इसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि गार्डनर ने जो है कितनी प्रकार की बुद्धि आपको बताई थी और जो है उनका जो है हम अध्ययन अभी करेंगे। ये 9 प्रकार की बुद्धिमत्ता इन्होंने बताई थी कि किसी व्यक्ति में जो है 9 प्रकार की इंटेलिजेंस हो सकती है अलग अलग। ठीक है। तो पहला है अपना भाषाई बुद्धि, जिसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो बुद्धिमान वाले व्यक्ति होते हैं उनमें जो है भाषा को लेके काफ़ी संवेदनशीलता होती है, उनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है, पढ़ने लिखने में जो है वो पर्याप्त होते हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं किसी भी लैंग्वेज को मतलब समझने में। ठीक है। वो भाषाई तौर पे जो है काफ़ी अच्छे बुद्धिमान लेखक वोखक किसी में आते हैं। ठीक है। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, मतलब इसमें जो है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ इंटेलिजेंट वाले व्यक्ति आते हैं, जिसकी जो है गणित में जो है काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। इसमें इंजीनियर, वैज्ञानिक, इस तरीके के व्यक्ति जो है आते हैं। फिर आते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी प्रकृतिवादी बुद्धिमान व्यक्ति। ये लोग जो है प्रकृति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। ठीक है। और वो पर्यावरणविद वगैरह जो होते हैं, जो इनकी देखरेख के लिए जो है काफ़ी जोर देते हैं, ये सब इस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है अंतराव्यक्तिक बुद्धि, जिसे जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है कि स्वयं के बारे में अच्छी प्रकार से परिचित होना कि मैं कौन हूँ। ठीक है। जो स्वयं की चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए कि उस व्यक्ति को गुस्सा आया, इंट्रापर्सनल व्यक्ति को, ठीक है, तो वो जानेगा कि हाँ गुस्से का कारण क्या है। ठीक है। उसको पहचानेगा, उसको रिजॉल्व अच्छी प्रकार से कर सकता है, और ये व्यक्ति जो दूसरों को भी अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरे की बातों को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं और दूसरे को जो है अंतर संबंध स्थापित अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। व्यापारी वगैरह जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि जब लेन देन की बातचीत आती है तो वो दूसरों के साथ जो है बातचीत करके संबंध स्थापित करके व्यापार करते हैं। ठीक है।
इसके अलावा दैहिक क्रियाकलात्मक यानी फिजिकल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। फिजिकल में क्या होता है, इसमें शरीर जो है, इस प्रकार के इंटेलिजेंस वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर स्टेबल होता है काफ़ी, ठीक है। और इसमें जो है पायलट बनना या सर्जन वगैरह आते हैं, क्यों? क्योंकि जब वो सर्जरी वगैरह कर रहे होते हैं तो हाथ उनके स्टेबल रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है। इसे काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। फिर बात करते हैं संगीतमयी बुद्धि या संगीतिक बुद्धि। इसमें गाने, नृत्य करने वाले, संगीत वाद्य यंत्रों को बजाने वाले जो है लोग आते हैं इस प्रकार के बुद्धि में। फिर स्थानिक बुद्धि में वो व्यक्ति आता है, जैसे इंजीनियर हो गया, वो आपकी ज़मीन को या प्रॉपर्टी को देख के वो अंदाज़ा लगा लेगा कि कितने रूम बनने हैं, कितने किचन किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। और इन व्यक्तियों को जो है अगर आप कहीं एक बार ले जाएंगे और उनको जो है रास्ते बहुत जल्दी याद आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें ज्योतिषी वगैरह जो है आते हैं। फिर आता है अस्तित्वान बुद्धि। ये जो है अभी कुछ सालों पहले ही उसको सर्च किया गया है, ठीक है। अस्तित्ववादी बुद्धि, ये ब्रह्मांड की खोज करते रहते हैं, ठीक है। और इसमें मानव के अस्तित्व वगैरह को ढूंढते रहते हैं ये व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपना जो है अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।